नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मोटर के अंदर पैरामीटर को कैसे इंटर करना होता है और उसके जितने भी डिजिटल कीपैड हैं, इसके जो कीपैड फंक्शंस हैं, ये वाला कीपैड फंक्शन को कैसे यूज करना होता है, काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो देखिए सो डैट ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएँ। इस वाले कीपैड को कैसे यूज करना और इसके अंदर कितने ग्रुप होते हैं और इसके अंदर कितने पैरामीटर हमें सेटअप कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था और उसको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाया था। और इस डिजिटल कीपैड का यूज़ करके मैंने इसमें कैसे इसके पैरामीटर को इंटर करके मैंने एक मोटर को चलाया था, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए सो डैट ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो पाए। आज की इस वीडियो सीरीज में हम ये समझेंगे कि V/F कर्व क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हम V/F कर्व की बात करते हैं कि V/F कर्व क्या होता है, उतना कई ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको आइडिया नहीं लग पाता है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बेस वोल्टेज बेस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया है। अच्छा, V/F में क्या होता है? V/F में जो होता है, अगर मैं बताऊं, V/F का जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट होता है, इसको मैं चेंज नहीं करता हूं। बट मुझे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को एक साथ चेंज करके मैं मोटर के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लेवल को कम करता हूं, जिसके थ्रू मैं क्या करता हूं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता हूं। इसमें V/F कर्व में क्या होता है कि जो मोटर के अंदर फ्लक्स जनरेट हुआ है ना उसको कांस्टेंट रखा जाता है। उसको कांस्टेंट रखने के लिए मुझे V/F का जो वैल्यू है इसको कांस्टेंट रखना पड़ता है। इसके अलावा जो वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है उसमें हम वेक्टर कंट्रोल मेथड में हम फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या V/F में जो फ्लक्स जो जनरेट होता है ना इसको कांस्टेंट रखते हैं। बट जब अगर वेक्टर कंट्रोल मेथड यूज करके वेक्टर कंट्रोल मेथड, मैं ये सभी मेथड के बारे में पीछे डिस्कशन किया था। कंट्रोल मेथड में क्या होता है, फ्लक्स को चेंज करते हैं, फ्लक्स को चेंज करके मोटर की स्पीड को चेंज करते हैं। तो V/F कर्व में मैं क्या करता हूं, V/F कर्व में मैं जो फ्लक्स है ना फ्लक्स को कांस्टेंट रखता हूं। और फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए मुझे जो आउटपुट वोल्टेज और करंट, आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को इसके जो मैग्नीट्यूड है उसको इक्वल ही चेंज करना पड़ता है, जिससे कि V/F कर्व पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हम ये समझते हैं कि V/F कर्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, कई बार बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो जाता है कि अगर मेरी फिक्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर मैं इसको बढ़ा के 100 हर्ट्ज पर चलाना चाहूँ तो क्या होगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर ना चला के 100 हर्ट्ज पर मोटर को चलाए तो क्या होगा, 200 हर्ट्ज पर चलाए तो क्या होगा। इसकी सप्लाई वोल्टेज मतलब मान के चलो कि 440 वोल्ट है इसकी बेस वोल्टेज, अगर मैंने इसको इंक्रीज करके 440 की जगह पे 500 वोल्ट कर दिया तो मेरे मोटर पे के बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि V/F कर्व में अगर मैं V/F जो होता है मैं जानता हूं कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर मैं केवल वोल्टेज को बढ़ा दिया, ये केवल वोल्टेज को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, तो मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं क्या किया, सबसे पहले कि अगर मेरा वोल्टेज है और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया मीन्स 50 हर्ट्ज से बढ़ा के मैं 100 हर्ट्ज पे सेट, 100 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी से मैं मोटर को चला रहा हूँ, तो मेरे मोटर का बिहेवियर क्या होगा, ये V/F कर्व आपको बताएगा कि उस समय मोटर का बिहेवियर आपका क्या होगा। तो V/F कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है VFD के लिए, कि जब भी बात होती है कि भाई V/F कर्व का जो कांस्टेंट वैल्यू है, V/F की रेशियो को कांस्टेंट रखना चाहिए। इसका क्या मतलब, हम इसको समझ लेते हैं। तो V/F रेशियो को समझने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है। इस वाले पॉइंट को देखेंगे, ये वाला मेरा पॉइंट है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, ये मेरी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो V/F की जो वैल्यू होती है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि F मीन और V मीन लिखा है। इस वाले पॉइंट को समझा देता हूँ। F मीन और V मीन मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वोल्टेज। तो हम आइडियली केस में ये लेते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेरा 0 हर्ट्ज होना चाहिए और मिनिमम वोल्टेज भी मेरा 0 वोल्ट होना चाहिए। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वोल्टेज क्या होता है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वोल्टेज ये वैल्यू होता है जहां पे आपकी मोटर स्टॉप हो जाती है। तो जिस वैल्यू पे आपको मोटर को स्टॉप करना होता है वो वैल्यू मेरी मिनिमम होती है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपकी मोटर स्टॉप हो जाएगी। और ये देखेंगे कि मिड फ्रीक्वेंसी मिड वोल्टेज 25 हर्ट्ज और 200 वोल्ट हम ही है, और ये मेरा मिड वोल्टेज है जो 25 और 200 हर्ट्ज है। देखेंगे कि मिड फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, ये वाला मिड फ्रीक्वेंसी है और मिड वोल्टेज मेरा 200 है। मीन्स आइडियली केस में देखिए F बेस है जो बेस फ्रीक्वेंसी और इसका बेस वोल्टेज 50 और
और बेस फ्रीक्वेंसी मेरी 50 हर्ट्ज है और बेस वोल्टेज मेरी 400 हर्ट्ज है। यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है, 60 हर्ट्ज है और बेस वोल्टेज मेरा 400 है। मीन्स अगर मैं बेस वोल्टेज और बेस फ्रीक्वेंसी, ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं इसी से V/F की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। किसी भी VFD में बेस वैल्यू को लेके और बेस वोल्टेज को लेके उसका मुझे V/F की वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, बेस का क्या मतलब हुआ? जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं तो 100 को क्या मान के चलते हैं, 100 को बेस मान के चलता है। इसी तरह जो ये V/F की जो वैल्यू निकालती है ना, वो बेस वैल्यू को लेकर चलती है। तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं किसी भी V/F की वैल्यू निकालूं तो V बेस की आपने बेस वोल्टेज क्या रखा और बेस फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मेरा V/F कर्व होता है। तो बेस फ्रीक्वेंसी यहां पर देखेंगे कि बेस फ्रीक्वेंसी 50 है, बेस वोल्टेज क्या है मेरा 400 है। तो बेस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 400 और बेस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है मेरे पास 50। यहां पर देखेंगे कि बेस वोल्टेज 50, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 0 से 1 0 गया, 8 5 40 मीन्स 8 आ गया। ये मेरा 8 क्या है, V/F की वैल्यू, यही मेरी कांस्टेंट वैल्यू हमेशा। ये जो 8 आया है इसके अकॉर्डिंग जो मेरा फ्लक्स जनरेट होगा ना इस वोल्टेज पे 400/50 हर्ट्ज पे, जो मेरा बाइंडिंग के अंदर फ्लक्स जनरेट होगा उसको मुझे कांस्टेंट रखना है। उसी को कांस्टेंट रखने के लिए 8 मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये 8 बढ़ भी सकता है, 8 घट भी सकता है, डिपेंड करेगा। यहां पे एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं, अगर आपकी सप्लाई वोल्ट 440 वोल्ट है, अगर आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज रखा, बेस फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज और सप्लाई वोल्ट का जो बेस वोल्टेज आपने 440 वोल्ट रखा, तो इसका V/F की वैल्यू कुछ और ही आएगी। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और मैं इसकी कैलकुलेशन से बता देता हूं कि इसकी बेस वैल्यू क्या आएगी। 440 डिवाइड बाई 7.33 इसकी बेस और ये V/F की वैल्यू आएगी। तो V/F की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका वोल्टेज, बेस वोल्टेज क्या रखा है, बेस फ्रीक्वेंसी क्या रखा है। अगर आइडियली हम बात करें कि अगर मैं इस 400 वोल्ट को इनपुट मानता हूं और 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज इसकी मैं अगर बेस फ्रीक्वेंसी मानता हूं, तो मेरा जो V/F की वैल्यू आएगी ये 8 आएगी। अब किसी भी केस में मुझे V/F की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। इस पॉइंट को समझते हैं एक तरीके से और, कि अगर मेरा जो सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी मेरी 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे V/F की वैल्यू 8 आया था। अब 8 को कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मेरा 60 हर्ट्ज और बेस वोल्टेज है 50 हर्ट्ज। अब क्या होगा, इस ग्राफ को समझिए एक बार, इस वाले ग्राफ को समझिए। अच्छा, हम V/F का वैल्यू को मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी हम क्यों रखते हैं, सो डेट मोटर और VFD के बीच में बराबर से सिंक्रोनाइजेशन हो पाए, सो डेट कि मोटर को ये VFD को ये पता चल पाए कि मोटर को किस वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर चलाना है, कितना वोल्टेज उसके लिए बेस वोल्टेज है और कितना वोल्टेज कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी बेस फ्रीक्वेंसी है। मीन्स मैं 50 हर्ट्ज से अधिक नहीं चलाना चाहता हूं, तो उसको आइडियली मानने के लिए जो मेरा मोटर और मेरा VFD है सिंक्रोनाइज हो पाए, इसीलिए मैं V/F की वैल्यू फीड करता हूं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वोल्टेज, मिड फ्रीक्वेंसी मिड वोल्टेज और इसके अलावा बेस वोल्टेज और बेस फ्रीक्वेंसी। इस वाले ग्राफ में देखेंगे कि अगर मेरी जो बेस वोल्टेज है 400 है, तो बेस वोल्टेज 400 से अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं तो वोल्टेज मेरा क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहां पे देखेंगे कि ग्राफ जो मेरा जा रहा है कांस्टेंट ग्राफ जा रहा है। यहां से यहां तक मेरा एकदम लीनियर बढ़ा, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाया। यहां पर देखेंगे अगर मैं 150 वोल्ट है मेरा, तो उस मोमेंट में मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है, अगर 50 है तो इस मोमेंट पे मेरी फ्रीक्वेंसी यहां पे आएंगे तो यहां पे 20 की जगह पे 19 हो सकती है, 90 हर्ट्ज हो सकती है। तो मीन्स 150 वोल्ट है तो उस समय मेरी फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज होगी। यहां पे जैसे कि ग्राफ अगर मैच कर रहा है तो देखेंगे कि ये वाला कटान पॉइंट है, इस पे कुछ वोल्टेज अलग आएगा, तो इस तरह लीनियर बढ़ा। बट यहां पे देखेंगे कि वोल्टेज तो मेरा फिक्स हो गया, बट मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीज हो रहा है। ये मेरा 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, बट यहाँ पर वोल्टेज नहीं इंक्रीज हुआ, 70 हर्ट्ज गया, फ्रीक्वेंसी मेरी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा। मैं शुरू में ही बताया था, एक पॉइंट आपने बेसिक लेक्चर देखा होगा कि मैं शुरू में ही एक पॉइंट बताया था कि VFD वोल्टेज को बूस्ट नहीं करता। इसका डिसएडवांटेज है, अगर इसके इनपुट सप्लाई पर 400 वोल्ट आ रहा है ना, तो आउटपुट पर मैक्सिमम 400 वोल्ट ही पाएंगे, 400 से अधिक आप बूस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर इनपुट अगर 400 वोल्ट आ रही है तो आप फ्रीक्वेंसी कितना हो बढ़ा लीजिए, लेकिन 400 से अधिक वोल्टेज आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि इसीलिए वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है। ये वाला अगर ग्राफ देखेंगे 400 वाला, वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, बट ये मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जैसे कि ये ग्राफ बता रहा है। अब देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मैं अभी डिस्कस कर देता हूं
कि यहाँ पे 8 आया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सप्लाई वोल्टेज 400 और ये मेरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे है, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस मोटर को 30 हर्ट्ज पे चलाऊँ तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगी, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो V1 बाई F1 इक्वल टू V2 बाई F2 होता है। तो V1 बाई V1 अपन F1 क्या होता है, ये होता है V बाई F की वैल्यू होती है 8। यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज को आपको फाइंड आउट करना तो V2 बाई F2। अब एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि अगर आपकी 400 वोल्ट है, सप्लाई वोल्टेज आपकी कितनी है, इस वाले पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ। सप्लाई वोल्टेज आपका बेस वैल्यू 400 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे 50 हर्ट्ज बेस हर्ट्ज रखे हैं कि ये क्या है, बी बेस है। बी बेस वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट है और जो बेस फ्रीक्वेंसी है एफ बेस फ्रीक्वेंसी है, इसको आपने 50 हर्ट्ज रखा है। दोनों का कैलकुलेशन कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस मोटर को 30 हर्ट्ज पे चलाऊँ, अगर मैं मोटर को 30 हर्ट्ज पे चलाऊँ तो आउटपुट VFD का आउटपुट टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज जनरेट होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के लिए मैं V1 बाई F1 इक्वल टू V2 बाई F2 फार्मूला का यूज करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि आपने बेस वैल्यू और बेस वोल्टेज इतना रखा है, तो अगर मैं 30 हर्ट्ज पे 25 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे चलाना चाहता हूँ और मीन्स या फिर मैं इसको 40 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूँ, तो आउटपुट टर्मिनल पर कितना वोल्टेज फाइंड आउट होगा। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि V1 की वैल्यू जो बेस वोल्टेज बेस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 400 डिवाइड बाई 50 इक्वल, अगर आप चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी में 30 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूं तो F2 की वैल्यू क्या आ गई, F2 की वैल्यू आपको पता चल गई 30 हर्ट्ज। वोल्टेज आपको V2 फाइंड आउट करना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करूंगा, देखिए इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा। यहां से आप देखेंगे कि 50 से 400 काटेंगे तो ये तो 8 आ रहा था। 8 इक्वल V2 डिवाइड बाई 30। अगर मैं V2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो V2 8 मल्टीप्लाई बाई 30, तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 240 वोल्ट। मीन्स यहां से आपको यह पता चल गया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज फीड करते हैं तो आपको आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज आपको 240 वोल्ट मिलेगा। आप इसकी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अगर बेस, आपको ये पता है कि V बाई F की वैल्यू को बेस वोल्टेज और बेस फ्रीक्वेंसी होता है, तो उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं 30 हर्ट्ज 35 हर्ट्ज रखा तो मुझे नेक्स्ट आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल पर मीन्स VFD के आउटपुट टर्मिनल पर क्या वोल्टेज फाइंड आउट होगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट मैंने किया कि V1 जो ये बेस वैल्यू कितना निकाला था, आपको ये निकालना है कि V बाई F का जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो V बाई F का जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको मैंने V1 और F1 मान लिया, और जो नेक्स्ट वैल्यू आपको निकालना है इसको मैं क्या मान लिया, V2 बाई F2। अगर आपको देखिए ये तो आपको 8 मिल गया था कि आपने बेस वैल्यू और बेस वोल्टेज से इसकी V बाई F की वैल्यू कैलकुलेट किया था। अगर नेक्स्ट वैल्यू चाहिए कि अगर आपके पास वोल्टेज है, मैं चाहता हूं कि अगर मुझे ये बताओ कि 350 वोल्ट मुझे आउटपुट VFD का आउटपुट टर्मिनल पे मिल रहा है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी ये आपकी F2 है। तो आप इसको कैसे करोगे, F2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 350 डिवाइड बाई 8। अब इससे मैं डिवाइड करूंगा, जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से V बाई F से आप नेक्स्ट वोल्टेज की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप कैसे V बाई F की वैल्यू से आप दूसरी वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे क्रिएट होता है कि आपका V बाई F इक्वल 8 आया था, जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया था 50 हर्ट्ज और 400 वोल्ट, जो मैंने इसकी बेस वोल्टेज और बेस फ्रीक्वेंसी को अपने VFD में सेटअप किया है। अब देखो कंडीशन क्या होती है, अगर इसकी वोल्टेज बेस वोल्टेज में 400 दिया हूं, यहां पर देखेंगे कि बेस वोल्टेज मैंने 400 रखा है, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा के 450 वोल्ट कर दिया तो मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि मशीन में आपने पढ़ा होगा, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है। अब अगर ये भी एक पढ़ा होगा कि टार्क डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई F स्क्वायर होता है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई F का होल स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले फार्मूला को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहीं से आपको पता चलेगा कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, तो टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई F होता है, V बाई F का होल स्क्वायर होता है। अब देखें कि ये जो टार्क, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं V बाई F की बात करूं, अगर वोल्टेज मैंने इसको 400 फीड किया था तो 400 की जगह पे मैं यहाँ पे 500 वोल्ट कर दिया, और मैं फ्रीक्वेंसी को क्या किया, वोल्टेज को चेंज किया
और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मीन्स मैंने 50 हर्ट्ज पे ही चलाया, लेकिन इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो 400 मैंने डाला था, 400 की जगह पे मैं 500 कर दिया या फिर 450 कर दिया। अब देखेंगे कि अगर आप ये 500 कर दिया तो इस वाले वोल्टेज की वैल्यू को आपने 500 वोल्ट कर दिया। इस वाले फार्मूला के यूज करेंगे तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दिया तो इग्नोर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। तो अब इस वाले फार्मूला को देखिए तो क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट कर दिया तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर वोल्टेज। अगर मैं बोलूं कि आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क बढ़ जाएगी। मीन्स अब देखो, जो बेस वोल्टेज से अधिक आप वोल्टेज दोगे ना, 400 वोल्ट इनपुट आ रही है, अब 400 की जगह 500 कर दिया, 450 कर दिया, तो वोल्टेज जैसे ही बढ़ेगी ना तो मशीन का टॉर्क बढ़ जाएगा। टॉर्क बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, आपका करंट भी इंक्रीज होगा। करंट अगर इंक्रीज हुआ तो आप में हीटिंग जनरेट हो जाएगा। हीटिंग, मोटर में हीटिंग, अगर मेरा करंट ओवर करंट होने लगा, मीन्स उसके रेटिंग से अधिक करंट लेने लगा, तो मोटर क्या हो जाएगी, मोटर मेरी हीटेड होने लगेगी। हीटेड होने के बाद क्या होगा, लॉसेस स्टार्ट हो जाएगा, मशीन के अंदर लॉसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट ज्यादा लेने लगेगा तो करंट ज्यादा लेने से क्या होगा, मोटर हीटेड होगा। मोटर की जो बाइंडिंग का इंसुलेशन है ना वो जल सकता है, हो सकता है कि आपकी मोटर जल जाए। अगर क्या होगा, टॉर्क तो इंक्रीज हो जाएगा, बट टॉर्क इंक्रीज होने से क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने से आपके मोटर में और हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हीटिंग होने से उसके बाइंडिंग का इंसुलेशन जल सकता है। लॉसेस हो सकता है, लॉसेस में जैसे कि कोर लॉसेस हो सकता है, मैग्नेटिक लॉसेस हो सकता है, आपने मैग्नेटिक सेचुरेशन आ सकता है, मैग्नेटिक सेचुरेशन आ सकता है। ये सारे पॉइंट आपके फॉल्ट में आने लगेंगे। मीन्स ये क्या होगा, अगर आपने वोल्टेज, बेस वोल्टेज, अगर बेस वोल्टेज 400 दिया है, बेस वोल्टेज से अगर आपने अधिक बढ़ाया तो क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज होगा। क्यों, आप ये फार्मूला को फॉलो कीजिए कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है, कि अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो टॉर्क इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। करंट के इंक्रीज होने से क्या होगा, मोटर में हीटिंग, क्योंकि एक रेटेड करंट से अधिक अगर करंट आप मोटर में अप्लाई करेंगे ना तो उसमें हीटिंग जनरेट होने लगेगा। हीट जनरेट होने से मेरे लॉसेस इंक्रीज होने लगेंगे। लॉसेस इंक्रीज होने से मेरे ओवरऑल सिस्टम की क्या होगी, इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसीलिए क्या करते हैं कि वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते, केवल वोल्टेज को इंक्रीज नहीं कर सकते। वोल्टेज को इंक्रीज करके तो टॉर्क तो बढ़ जाएगा, बट मोटर में हीटिंग आने लगेगी, वाइंडिंग जल सकता है, लॉसेस होने लगेंगे, क्योंकि ओवर करंट फ्लो होने से लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये तो था कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कि अगर V/F के हिसाब से अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करें, आपने V की वैल्यू जो बेस वोल्टेज है 400 रखा, 400 से अधिक आपने किया तो क्या इफेक्ट पड़ा, केवल आपने वोल्टेज बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। अब मैं ये बताऊं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो क्या होगा, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो क्या होगा। इस केस में देखिए क्या होता है कि बेस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज हम सेटअप कर देते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज आता है। अब उस केस में मैं क्या करूंगा, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज चलाऊंगा तो क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए कि अब मैं यहां पे कहूं V/F चलना है, अगर V को मैं कांस्टेंट रखता हूं, वोल्टेज कांस्टेंट रखूंगा, फ्रीक्वेंसी को क्या करूंगा, चेंज करूंगा, तो मैं ये फार्मूला जानता हूं, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F का होल स्क्वायर। अगर मैं वोल्टेज कांस्टेंट रखूंगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, टॉर्क डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/F का फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं और यहां पे मैं इसकी बात करता हूं कि देखिए, अगर टॉर्क है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर 1/1/F। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा, यहां पे देखेंगे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, टॉर्क मेरा डिक्रीज होगा, क्योंकि नीचे ये फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा टॉर्क मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूं तो मशीन का क्या होगा, मशीन का टॉर्क जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मोटर की स्पीड बढ़ेगी, मोटर की क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, मोटर की जो N है स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आप ये फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि जो मीन्स फ्रीक्वेंसी और इसमें क्या होता है इंडक्शन मोटर में, N = 120F/P होता है। तो 120 फिक्स है, पोल जब मशीन बनता है तो 2 पोल का है, 4 पोल का ये भी फिक्स हो जाता है, तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी, नो डाउट। अगर आप 50 हर्ट्ज पर जितनी मोटर की स्पीड है ना, आप 60 हर्ट्ज कीजिए और स्पीड बढ़ जाएगा, 70 हर्ट्ज कीजिए और स्पीड बढ़ेगा।
100 हर्ट्ज कीजिए, स्पीड बढ़ते जाएगा। यहाँ पर ग्राफ देख भी पा रहे हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये कैसे स्पीड बढ़ेगा, आप यहाँ से निकाला कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या होगा, ये मेरा मेन फार्मूला है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, टॉर्क डिक्रीज होगा, टॉर्क डिक्रीज होगा, बट स्पीड, मोटर की स्पीड बढ़ेगी। अब मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो क्या दिक्कत हो सकता है, अगर आपकी मोटर का डिजाइन है कि 1500 आरपीएम से रोटेट होना था, आपने मोटर की स्पीड 1500 के बजाय 2000 आरपीएम पे कर दिया, तो क्या होगा, मैकेनिकली जो डिजाइन है मोटर का कंस्ट्रक्शन वो डैमेज हो सकता है, उसकी बेरिंग हो सकती है कि टूट सकती है। अगर उससे ज़्यादा हीट चलाएंगे तो क्या होगा, मोटर की बेरिंग टूट सकती है। कूलिंग इशू आ सकता है कि इसमें कूलिंग इशू आ सकता है, कूलिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो इस केस में भी आपकी मोटर हीट होने लगेगी। ठीक है, अगर देखिए क्या हुआ कि टॉर्क डिक्रीज हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है तो टॉर्क डिक्रीज हो गया। अगर टॉर्क को मुझे मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, तो क्या करेगा, इस केस में भी मोटर ज्यादा करंट कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, तभी भी हीटेड होने लगेगा, तो ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। मोटर की तो स्पीड बढ़ जाएगी बट उसका क्या होगा, टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, केवल V/F कर्व में केवल मैं वोल्टेज भी नहीं बढ़ा सकता हूं और केवल मैं फ्रीक्वेंसी भी नहीं बढ़ा सकता हूं। जो V/F है, तो मैं चाहूं कि केवल F भी बढ़ा दूं, केवल वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दूं, केवल वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाऊं, तो ये भी सही नहीं रहेगा। या और F को कांस्टेंट रखूं, या फिर मैं ऐसे कर दूं कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखूं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, केवल फ्रीक्वेंसी, तो ये भी मैं नहीं कर सकता हूं, ये सब गलत है। मुझे बढ़ाना होगा तो मैं वोल्टेज भी बढ़ाऊंगा और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा, तभी जाके V/F का जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज आप वोल्टेज अगर ज्यादा बढ़ाने लगेंगे, टॉर्क तो बढ़ेगा, करंट ज्यादा कंज्यूम करेगा, फिर आपके मोटर में ज्यादा लॉसेस होने लगेंगे क्योंकि हीट होने लगेगा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्पीड मोटर की बढ़ेगी, नो डाउट मोटर का स्पीड और बढ़ते जाएगा, बट क्या होगा कि उसके जो रेटिंग है आरपीएम, रेटेड आरपीएम से अधिक जाएंगे तो मैकेनिकल फ्रिक्शन हो सकता है, उसकी बेरिंग टूट सकती है, कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब V/F कर्व की बात होती है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को कांस्टेंट रखा जाता है। अब इसको समझिए कैसे, कि अगर मेरा जो ऑपरेटिंग बेस वोल्टेज मेरा 400 वोल्ट है और इसको 50 हर्ट्ज रखा हूं, तो इसकी वैल्यू मुझे 8 मिली थी कि 8×5 = 40 मीन्स 8 आया था। तो बट अब देखेंगे कि मुझे 8 ही बना के रखना है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये 8 पे 50 हर्ट्ज है, मैं अगर इसको चाहता हूं कि 25 हर्ट्ज पे चलाऊं, 25 हर्ट्ज पे, और कि मैं मोटर को 25 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, अगर ये मेरा 400 इसके बाद मेरा 50 है, यही मेरा ना बेस वैल्यू है, और मैं क्या करूंगा 400 में 2 का डिवाइड कर दूंगा, 50 में भी 2 का डिवाइड कर दूंगा, तब क्या होगा 200 डिवाइड 200 और 50 में 2 से डिवाइड करूंगा तब 25। अगर इसको मैं काटूंगा तो कितना होगा, 25 और 8 200 मीन्स अभी भी मेरा कांस्टेंट क्या आया, ये मेरा 80 आया। अगर मैं इसको ऐसा करूं कि इसको क्या कर दूं, इसको 100 कर दूं, दोबारा से मैं डिक्रीज करना चाहता हूं, 200 को 100 कर दिया, 25 को कितना कर दूं 12.5, दोबारा से इसी भी वैल्यू को काटूंगा तो क्या आएगा 8 आएगा। मीन्स 8 बार केस में आ रहा है, हर एक केस में क्या आ रहा है 8 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये जो 8 वाली जो कांस्टेंट है ना, V/F से वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया था 400/50, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। मीन्स ये वोल्टेज की हम ऐसा एक वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे ना कि ये बार 8 आ जाए, वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को इतना चेंज करेंगे ना कि बार वो 8 ही वैल्यू आना चाहिए, सो डेट अगर केवल वोल्टेज चेंज कर दिया, यहाँ पे 400 की जगह पे 500 वोल्ट कर दिया या 400 की जगह पे 430 वोल्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखा, तो क्या होगा, ये मेरा जो V/F 8 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या वोल्टेज इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होगा। आपने पढ़ा था कि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो टॉर्क इंक्रीज होगा। तो ये सारे डिसएडवांटेज, करंट ज़्यादा इंक्रीज होगा तो मोटर ज़्यादा हीटेड होगी। तो V/F का मतलब ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी तो आप इंक्रीज करेंगे बट वोल्टेज बेस वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैं ये आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जब मैं इसकी पैरामीटर को सेटअप करना बता रहा हूं कि मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज कितना सेटअप करना है, तो जितनी आपकी सप्लाई वोल्टेज आ रही है उतना ही आपको बेस वैल्यू को सेटअप करना है। ठीक है, हालांकि बेस वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा के सेटअप करें कि अगर बेस वैल्यू से अधिक आप गए, क्योंकि V/F की वैल्यू कहां से कैलकुलेट होगी, V/F की वैल्यू आपकी F फ्रीक्वेंसी, बेस फ्रीक्वेंसी और बेस वोल्टेज से ही कैलकुलेट होता है।
हर एक मोटर में बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे 440 वोल्ट है। बी बेस की वैल्यू 440 वोल्ट आती है और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि आपने फैक्ट्री रीसेट कैसे किया। 9 नंबर पर रीसेट किया तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे सेटअप हो जाएगा। अगर आपने 10 से रीसेट किया, फैक्ट्री रीसेट सेटिंग में और आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि फैक्ट्री रीसेट कैसे ड्राइव को करते हैं। अगर आपने 60 पे कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 440 डिवाइड बाई 60। इस केस में कितना होगा, 440 डिवाइड बाई 50। इससे जो बेस मतलब V बाई एफ की वैल्यू बनेगी और इससे अलग V बाई एफ की वैल्यू बनेगी। तो आप कोशिश करें, अगर आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो बेस फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज सेटअप कर दिया तो 60 हर्ट्ज से ऊपर आप फ्रीक्वेंसी ना बढ़ाएं ड्राइव को। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, तो आपकी मोटर की स्पीड बढ़ेगी, बट आप एनालाइज करना, यकीन मानो कि टॉर्क डिक्रीज होने लगेगा। इसका क्या फार्मूला था, अगर आपने मशीन पढ़ा होगा, पॉलिटेक्निक या बीटेक किया होगा, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ का होल स्क्वायर होता है। तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, ठीक है। टॉर्क ज़्यादा बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो टॉर्क मेरा डिक्रीज होगा। जब टॉर्क ही डिक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ेगा, टॉर्क डिक्रीज होगा, तो फिर ओवरऑल सिस्टम की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अधिक टॉर्क से रोटेट हो और स्पीड बढ़ेगा, हो सकता है मैकेनिकल इशू आ जाए। तो ये V बाई एफ का मतलब होता है। V बाई एफ कर्व में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके रेशियो को कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट रखने के लिए मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट रखने के लिए जो मैं बेस वैल्यू और बेस वोल्टेज और बेस फ्रीक्वेंसी है, दोनों का रेशियो को कांस्टेंट रखूंगा। 400 डिवाइड बाई 50, ये जो 400 डिवाइड बाई 50, इस वैल्यू से जो मुझे कांस्टेंट 8 मिला, इसको मैं कांस्टेंट को 8 ही बना के रखूंगा। अच्छा, ये V बाई एफ का 8 का क्या मतलब है, इस पॉइंट को समझ लो। इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 हर्ट्ज में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो आउटपुट टर्मिनल पे 8 वोल्ट इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये होता है, V बाई एफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 हर्ट्ज बढ़ाऊंगा ना तो आउटपुट टर्मिनल पे 8 वोल्ट बढ़ेगा। अगर मैं 5 हर्ट्ज कर दिया तो कितना होगा, तो मतलब 1 हर्ट्ज बराबर 8 वोल्ट, तो दोनों साइड क्या करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 हर्ट्ज, इधर क्या करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा सो डेट वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हर्ट्ज इक्वल टू 8/40 वोल्ट। मीन्स 5 हर्ट्ज पे कितना आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज फाइंड आउट होगा, इसका कैलकुलेशन भी बताया था। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज रखूँ ना तो इसका आउटपुट टर्मिनल पर मुझे 40 वोल्ट फाइंड आउट होगा। तो ये मेरा V बाई एफ बताएगा। V बाई एफ का मतलब अगर ये 8 आया ना तो 8 का मतलब ये हुआ कि अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो 8 वोल्ट मेरा आउटपुट पे VFD का आउटपुट टर्मिनल पे 8 वोल्ट जनरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि V बाई एफ कर्व होता क्या है। इसमें मैं दूसरा वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करता हूं, दूसरी पॉइंट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मुझे क्या यहां पे पता चला आपको, कि अगर बेस वोल्टेज से अधिक मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं या फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो मेरे मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको V बाई एफ कर्व से पता चलेगा। और आपने इसका कैलकुलेशन भी किया। अगर मैं वंस अगेन बता दूं कि V1 बाई F1, ये V मेरा बेस वोल्टेज होता है, ये मेरा बेस फ्रीक्वेंसी होता है, एक V2 बाई ये F2 होता है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप इस कैलकुलेशन से कर सकते हैं। कैसे, कि ये बेस वोल्टेज बेस फ्रीक्वेंसी जो आप सेटअप करोगे अपने ड्राइव में सेटअप करोगे, इसकी सेटअप में ये मैं बेस वैल्यू और बेस फ्रीक्वेंसी और बेस वोल्टेज को मैं सेट करके मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ये सेटअप कर देंगे। अब आप इसके पोटेंशियोमीटर से, इसके पोटेंशियोमीटर को घुमा के फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से यहाँ आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज भी चेंज होगा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज करें कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसका कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आप जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, यहाँ पे 22 हर्ट्ज रख दिया तो यहाँ पे F2 की वैल्यू 22 हर्ट्ज और आप V2 निकाल सकते हैं कि अगर 22 हर्ट्ज पे इसके आउटपुट टर्मिनल पर कितना वोल्टेज फाइंड आउट होगा, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। और कोई टेक्निकली आपसे ये बात करता है कि ये बताओ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी, इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज से बढ़ा के 60 हर्ट्ज कर दिया तो मेरा मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई किसी को नहीं पता है तो आप उसको समझा सकते हैं कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो टॉर्क तो बढ़ेगा, टॉर्क को मेंटेन करने के लिए करंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी। ज़्यादा करंट लेगा तो मेरी बाइंडिंग क्या होगा, गर्म होगा, हीटेड होगा, बाइंडिंग का इंसुलेशन जल सकता है। अब ज़्यादा हीटेड होगा तो हीटेड के कारण लॉसेस होने लगेंगे, मैग्नेटिक लॉसेस, कोर लॉसेस आने लगेंगे। अब मैग्नेटिक सेचुरेशन भी जनरेट हो सकता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज है, मेरी बाइंडिंग जल सकती है। अगर मैं सीधे सीधे ये बोलूँ कि अगर चलो वोल्टेज में नहीं बढ़ाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के
50 हर्ट्ज के बजाय मैंने 100 हर्ट्ज रख दिया, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगा बट उसका क्या होगा, टॉर्क डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड कैसे बढ़ेगा, n इक्वल टू 120 f/p से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट स्पीड तो बढ़ेगी, टॉर्क डिक्रीज होगा, मैकेनिकली इशू हो सकता है, बैंडिंग टूट सकता है, उसकी बेरिंग टूट सकता है, ये सब डिसएडवांटेज है। इसीलिए ये फिक्स पॉइंट है, इसीलिए v/f को कांस्टेंट बोला जाता है कि आपको v/f की वैल्यू को मीन्स कांस्टेंट बढ़ाना। अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाइए। एक टाइम पर केवल वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते, एक टाइम पर केवल फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते, दोनों को बढ़ा के लेके साथ में चलना होता है। जैसे कि यहाँ पे लीनियर ग्राफ को दिखाया गया, लीनियर ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है कि यह 100 वोल्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी। मीन्स सिमिलर, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, उसी के बीच में मेरा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ मेरा फाइंड आउट होते जा रहा है। तो ये मेरा v/f कर्व का मतलब था। आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इस वीडियो में आपने ये समझा कि v/f कर्व क्या होता है और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इंडिविजुअली किसी वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकता, इंडिविजुअली मैं केवल फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा सकता, मैं दोनों को एक साथ बढ़ाऊंगा। और मैं बहुत सोच समझ के जो बेस फ्रीक्वेंसी बेस वैल्यू का सिलेक्शन करूंगा, जो मेरे ड्राइव में मैं सेटअप करना आपको बताऊंगा, क्योंकि इसी से आपका v/f की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इसके पैरामीटर को कैसे इंटर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा होगा v/f कर्व के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।